हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों की डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में, ताकि आप एकदम एग्जाम के हिसाब से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करें। वहां पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सामाजिक विज्ञान का क्लास 6। ठीक है, सुबह जो दोपहर में 12 बजे, और दो टाइम क्लास होती है, 12 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर एक शानदार जर्नी पे हम लोग चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत में कला, संस्कृति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था अपनी एकदम चरम सीमा पे थी, पीक पर थी। ठीक है, जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक और आर्थिक योगदान की। समझे, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे। कैसे मुगल ने भारत को एक नई पहचान दी और क्या क्या विरासत हमें छोड़ करके दी है, हमें छोड़कर गए। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा ये है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज चैप्टर 2 पढ़ते हैं हम, ये सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो चैप्टर 2 मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, पेन उठाते हैं, कलात्मक और एवं आर्थिक योगदान। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल, आर्टिस्टिक, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एरा। ठीक है, तो चलो फिर। तो दोस्तों, किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है। मुगलों के पास भी एक जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? मुगलों के पास भी एक जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था थी, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, उसी को मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। इसमें पहला था सम्राट। सम्राट यानी एम्परर। क्या था? राजा को सर्वोच्च शासक सम्राट या बादशाह होता था। तो राजा नहीं, सॉरी, राज का जो सर्वोच्च शासक सम्राट या बादशाह होता था। समझे, यानी कि ये थे बॉस ऑफ द बॉस। ठीक है, तो राज के सर्वोच्च शासक थे जिन्हें बादशाह भी कहा जाता था। समझे, ये निरंकुश थे, यानी राज्य पर इनका पूरा कंट्रोल रहता था। समझे, इनका पूरा राज्य पर पूरा कंट्रोल रहता था। देखो क्या, मुगल शासक जो थे निरंकुश यानी एब्सोल्यूट थे, पूरा राज्य पर पूरे नियंत्रण रखते थे। समझे, पूरी कंट्रोल रखते थे। शासन को सभी महत्वपूर्ण नीतियां यानी पॉलिसीज और निर्णय सम्राट द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, सारी बड़ी नीतियां और फैसले इन्हीं के होते थे। ठीक है, सम्राट के, एम्परर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, जो बादशाह की मदद करते थे, क्या करते थे? मदद करते थे। तो मुख्य केंद्रीय अधिकारी यानी सेंट्रल ऑफिसर। ठीक है, तो उसमें पहला आता वकील, वजीर। ठीक है, वजीर यानी वकील। ठीक है, तो क्या होता है? ये बादशाह के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। क्या? बादशाह के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। राज्य के प्रशासन और वित्त का प्रमुख, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। समझे, तो राज्य के प्रशासन और वित्त के प्रमुख थे, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, वही आपके वजीर होते थे। ठीक है, तो ये बादशाह के सबसे बड़े अधिकारी थे। समझ लो ये प्रधानमंत्री थे एक तरीके से। ठीक है, प्रशासन और वित्त यानी पैसे सब इन्हीं के हाथ में था, सारा चीजों यही कंट्रोल करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। मीर बख्शी। मीर बख्शी एक औहदा होता था। ठीक है, तो सेना का प्रधान अधिकारी जो था, सेना में जो टॉप अधिकारी था, प्रधान था, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता? मीर बख्शी। ठीक है, सैनिकों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट। ठीक है, वेतन, सैलरी जो होता है, सैन्य व्यवस्था यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय ये केवल मीर बख्शी लेता था। ठीक है, मीर बख्शी सैन्य का अधिकारी था, प्रधान अधिकारी। ठीक है, तो ये आर्मी चीफ, इसको कह सकते हैं आर्मी चीफ। ठीक है, तो सेना का प्रधान अधिकारी, सैनिकों की भर्ती, उसकी सैलरी और पूरी सैन्य व्यवस्था करना इसी के कंट्रोल में थी। ठीक है, तीसरा आता दीवान। क्या था? दीवान। दीवान क्या होता? तो राजस्व यानी रेवेन्यू और वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर्स का प्रमुख कौन होता है? दीवान होता है। क्या होता है? जो राजस्व है, ये रेवेन्यू का, और वित्तीय मामलों यानी फाइनेंशियल मैटर में जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? दीवान होता है बच्चों। शाही कोष यानी रॉयल ट्रेजरी जो होती है, शाही कोष का प्रबंधन और हिसाब किताब रखता है दीवान। समझे, दीवान एक खास जो जैसे रहता है। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी के जमाने में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, राजस्व यानी टैक्स और पैसे से जुड़े सारे मामले यही देखते थे। कौन देखता था? दीवान। ठीक है, शाही खजाने का हिसाब किताब भी इन्हीं के पास रहता था, सारा चीजें। ठीक है,
आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं आमिल के बारे में। किसके बारे में? आमिल के बारे में। आमिल क्या था? तो राज्य के राजस्व वसूली यानी टैक्स कलेक्शन का कार्य करने वाला अधिकारी जो था वो आमिल था। समझे? टैक्स कलेक्शन, सारे टैक्स लेता था, किसानों से कर वसूलने का काम करता था कौन? आमिल। ठीक है बच्चों, तो आमिल ये टैक्स कलेक्टर था। आज के जमाने में टैक्स कलेक्टर जिसको बोलते हैं, इसका काम था राज्य के लिए राजस्व यानी टैक्स को वसूलना, खासकर किसानों से कर लेना। ठीक है। पांचवा आता मुख्य काजी यानी चीफ काजी। अब मुख्य काजी को थे राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश, जो न्यायाधीश था यानी चीफ जस्टिस। ठीक है। न्यायिक मामलों में अंतिम निर्णय करता था कौन? मुख्य काजी। समझे? अंतिम निर्णय कौन करता था? मुख्य काजी। ठीक है। तो मुख्य काजी जो थे ये आपके चीफ जस्टिस थे, राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। ठीक है। न्याय से जुड़े सभी मामलों में इनका फैसला अंतिम होता था। ठीक है। तो ये आपके क्या थे? ये आपके 5 जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मुगल सरकार में। ठीक है। कौन सी? वकील हो गए आपके नहीं, पहले सम्राट हो गए। सम्राट के अंदर क्या क्या आने लगा उनके अंडर में? वकील, जो वजीर, वकील, मीर बख्शी, ठीक है, दीवान, आमिल और मुख्य काजी। ठीक है। तो ये 5 आपके हो गए। समझ में आया? देख रहे हो कितनी वेल ऑर्गेनाइज आपकी इनकी सरकार थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं? सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ जरा। मुगल काल के लोग कैसे रहते थे? ठीक है। मुगल कालीन सामाजिक जीवन। तो समाज के 3 मुख्य वर्ग थे। क्या थे? 3 मुख्य वर्ग में बांटा गया था समाज को। एक अपर क्लास यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास, और निम्न वर्ग यानी लोअर क्लास। उच्च वर्ग में कौन कौन आता? सम्राट और शाही परिवार और अमीर लोग उच्च वर्ग में आते थे। मध्य वर्ग में सामंत हो गया, व्यापारी हो गया और कारीगर हो गए, ये सारे आपके मध्य में आगे, मध्यम वर्ग में। और निम्न वर्ग यानी लोअर वाले में किसान हो गए, श्रमिक हो गया, लेबर वगैरह। ठीक है। ये आपके निम्न वर्ग में आ गए। समझे बच्चों? तो समाज के इसमें 4 वर्ग हुए हैं आपके। अपर क्लास, इसमें सम्राट, शाही परिवार, अमीर लोग आने लगे, ये थे वीआईपी लोग। कौन थे? वीआईपी लोग। ठीक है। मध्यम वर्ग आया। मध्यम वर्ग में इसमें सामंत हो गए, व्यापारी हो गए, कारीगर लोग हो गए शामिल, ये सब शामिल थे। वे आज भी मिडिल क्लास जैसे ही थे जो काम करते थे। ठीक है। फिर आता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में क्या था? इनमें किसान और श्रमिक आते थे, ये थे आम आदमी जो मेहनत करते थे। ठीक है। फिर आता है प्रचलित प्रथाएं। क्या था? प्रचलित प्रथाएं, जैसे प्रिवेलेंट कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह और जौहर प्रथा इसमें थी। क्या थी? ये सारी प्रथा थी। ठीक है। तो प्रचलित प्रथाएं कौन सी थी? उस समय कुछ प्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, बहु विवाह, ठीक है, एक से ज्यादा विवाह, और जौहर जो करते हैं लोग। ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रथाएं थी। आगे चलते हैं मनोरंजन पे। ठीक है। मनोरंजन पे पढ़ते हैं। तो मनोरंजन में क्या क्या हो? पोलो, चौगान, ठीक है, पोलो खेला जाता था, शिकार, पशुओं का युद्ध यानी एनिमल फाइटिंग। तो ये सारी चीजें इनके मनोरंजन की। ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे लोग? चौगान, ठीक है, शिकार, पशुओं के युद्ध देखकर अपना टाइम पास किया जाता था। ठीक है। फिर आता है 5वां आपका विवाह परंपरा। विवाह कैसे होता था? तो मुसलमानों को एक समय पर 4 पत्नियां रखने की अनुमति थी। ठीक है। तो 4 पत्नियां रखने की अनुमति इनको दी जाती थी। ठीक है। जैसे कि इस्लाम में है। तो विवाह परंपरा इनका क्या था? मुसलमानों को एक समय में 4 पत्नियां रखने की अनुमति दी जाती थी। ठीक है। तो ये था आपका क्या? ये था आपका सामाजिक जीवन मुगल का। ठीक है। मुगल कालीन का सामाजिक जीवन 3 वर्ग में बांटा गया था, उच्च वर्ग, मिडिल क्लास और आपका निम्न वर्ग यानी लोअर। प्रचलित प्रथाएं हमने देख लिया, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, जौहर, ये सारी प्रथाएं थी जो चली आ रही थी। मनोरंजन के लिए पोलो खेलते थे, चौगान जिसको कहते हैं, शिकार हो गया, पशु का युद्ध देखना हो गया है। फिर विवाह में मुसलमान लोग 4 पत्नियों से शादी कर सकते थे। ठीक है। तो ये था आपका सामाजिक जीवन। आइए अब हम तीसरा चीज पढ़ते हैं, मुगल कालीन आर्थिक जीवन। अब इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? ठीक है। मुगल कालीन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा सामाजिक जीवन। अब हम पढ़ रहे हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था उसका। तो मुगल कालीन आर्थिक जीवन देखते तो कृषि, मुख्य आय का साधन क्या था? कृषि था। मुख्य फसलें क्या थी? गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ये सारी मुख्य फसलें थी। ठीक है। तो ये आय का मूल्य साधन था। गेहूं, चावल और गन्ना इसके मुख्य फसलें थी। ठीक है। फिर उद्योग आता है यानी इंडस्ट्रीज। उसमें क्या आता है? सूती यानी कॉटन, ठीक है, रेशमी यानी सिल्क, कीड़े से बनता है। ठीक है। रेशम के कीड़े से। वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। ठीक है। उद्योग में, ठीक है, तो सूती, रेशमी वस्त्र उद्योग का जबरदस्त विकास हुआ। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। समझे? पूरी दुनिया में उस समय मशहूर हो गया था भारत का कपड़ा, रेशम वगैरह। ठीक है। आगे चलते हैं व्यापार यानी ट्रेड। बर्मा, जावा, यूरोप और एशिया के देशों में व्यापार हुआ। मनी
एक्सपोर्ट वाला काम हुआ। तो इनका जो व्यापार था सिर्फ भारत से सीमित नहीं था, बल्कि बर्मा हो गया, जावा हो गया, यूरोप हो गया, एशिया के कई सारे देशों में से होता था इनका व्यापार। ठीक है, मुख्य निर्यात वस्तुओं क्या थी, कौन कौन सी चीजें मुख्य निर्यात थी, यानी एक्सपोर्ट की जाती थी, यहाँ से दूसरे जहां जा जाती थी। ठीक है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, लाल पत्थर हो गया, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाती थी बच्चों। ठीक है, तो हम जो थे वो लोहा, तांबा, संगमरमर और लाल पत्थर जैसी चीजों को बाहर भेजते थे। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा था, लाहौर, सूरत और खंभात, कालीखट और कोची। ठीक है, तो ये मेजर बंदरगाह हैं। ठीक है, ये सब उस समय के बंदरगाह हैं। ठीक है, तो ये था आपका आपका क्या था, ये चीज, ये था आपका आर्थिक जीवन, जिसमें आपका कृषि आता है, उद्योग आता है, व्यापार ट्रेड्स आता है, ठीक है, निर्यात वगैरह ये सारी चीजें आती, बंदरगाह। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं बच्चों। समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैंने नोटिस किया, मैंने अपना स्टेटस चेक किया है। ठीक है, तो 65% जो लोग हैं, ठीक है, 65% जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया, बाकी लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो 65% वाले लोग क्यों वेट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा इससे थोड़ा हमको भी। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने का अच्छे तरीके से। देखो कितने अच्छे तरीके से आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए इतना। चलो पढ़ते हैं, मुगल कालीन साहित्यिक जीवन, लिटरेरी लाइफ कैसी थी, उसके साहित्यिक जीवन कैसा था। ठीक है, शब्दों का जादू जिसको कहते हैं। ठीक है, लिटरेचर। तो अब हम बात करते हैं नॉलेज और लिटरेचर की। ठीक है, मुगल काल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता था, गोल्डन एज है कि नहीं, काफी सारी चीज इसमें विकास हुई थी। ठीक है, तो चलो आओ भाषाएं देखते हैं। तो भाषाओं में क्या था, फारसी, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ये चार भाषा आपकी भाषाएं यूज होती थी। कौन कौन सी, फारसी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। प्रमुख रचनाएं क्या थी मेजर, तो हिमायूनामा कौन लिखा था, गुलबदन बेगम, उनकी बहन ने लिखा था हिमायूं की। ठीक है, अकबरनामा, आईने अकबरी, ठीक है, ये किसने लिखा, अब्दुल फजल ने लिखा था। याद रखिएगा ये सारी चीजें। फिर रस गंगाधर और गंगा लहरी, ठीक है, ये किसने लिखा था, पंडित जगन्नाथ। ठीक है, शाहजहां के राज कवि थे, कौन से, शाहजहां के राज कवि थे। तो यह काल साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर माना जाता है, समझे, गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो भाषाएं जो थी इसमें फारसी थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, उर्दू थी, जैसे इन सभी भाषाओं में खूब फूली भली। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन कैसी थी, हिमायूनामा जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है, उनकी बहन ने। अकबरनामा और आईने अकबरी ये अब्दुल फजल ने लिखा था, महान रचनाएं हैं ये। फिर रस गंगाधर और गंगा लहरी ये शाहजहां के राज कवि पंडित जगन्नाथ ने लिखा था। ठीक है, तो सोचिए कितना ज्ञान और कितनी कहानियां लिखी है इस दौर में। ठीक है, समझ लो कि नहीं, अच्छा खासा इनका साहित्यिक वगैरह था, लिटरेचर है कि नहीं। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुगल कालीन कला। अब कला क्या थी, मुगल कालीन आर्ट। ठीक है, स्थापत्य यानी कला यानी आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो शाहजहां का जो काल था ये तो स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर काल का स्वर्ण युग था। क्या था, इसका भी स्वर्ण युग था। तो शाहजहां का काल आर्किटेक्चर काल का स्वर्ण युग माना जाता था, यानी गोल्डन एज। प्रमुख निर्माण क्या क्या हुए, ताजमहल बना, ठीक है, दीवाने खास बना, दीवाने आम बना, ठीक है, मोती मस्जिद बनी, लाल किला बना, नागीना मस्जिद बनी। ये इतनी सारी चीजें इसके प्रमुख निर्माण भी हैं, समझे बच्चों। तो ये भी एकदम गोल्डन एज में चला गया था एकदम। ठीक है बच्चों, तो मुगल काल को उसकी कला के लिए ही जाना जाता है। ये सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि कलाकार भी थे, समझे, इनके कला के लिए भी इनको जाना जाता है। जैसे आर्किटेक्चर में इन्होंने शाहजहां का काल में स्वर्ण युग उसको कहा गया। ठीक है, प्रमुख निर्माण क्या क्या हुए, ताजमहल दुनिया का अजूबा, ठीक है, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, लाल किला, नागीना मस्जिद, ये सब कुछ आज इनकी कला का सबूत है, समझे। आगे बढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं पेंटिंग्स वगैरह के बारे में यानी चित्रकला के बारे में। ठीक है, चित्रकला, तो अकबर के समय में चित्रकला विशेष विकास हुआ, चित्रकला का बहुत विकास हुआ अकबर के समय में। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, अब्दुल समद, ठीक है, मीर सैयद अली, बसावन, दसवंत और सानवल दास। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे, प्रमुख चित्रकार थे। तो अकबर के समय में इनके समय के चित्रकला जो था वो बहुत खास विकास हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अब्दुल समद थे, मीर सैयद अली थे, बसावन थे, दसवंत थे और सावन दास थे। ये सब उस समय के आर्किटेक्चर वाले वो थे, क्या बोलते हैं, सुपरस्टार थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, आर्किटेक्चर कह रहा हूँ, गलती, आर्टिस्ट है। ठीक है,
जहांगीर ने चित्रकला को सबसे अधिक प्रोत्साहन किया। जहांगीर जो था वो चित्रकला को सबसे अधिक प्रोत्साहन किया, उसको मोटिवेट किया चित्रकला को। ठीक है, आगे चलते हैं संगीत के बारे में। संगीत के पढ़ लेते हैं। तो संगीत था तानसेन। तानसेन जैसा महान संगीत अकबर के दरबार में यानी कोर्ट ऑफ अकबर में थे। ठीक है, अकबर ने उसको रखा था तानसेन को। ठीक है, बाबर और हुमायूं को भी संगीत में विशेष रुचि थी। ठीक है, बाबर और हुमायूं को भी संगीत में रुचि थी, जहांगीर को नहीं थी भाई। ठीक है, तो अकबर के दरबार में तानसेन जैसा महान संगीतज्ञ थे और बाबर और हुमायूं इन्हें भी संगीत में बहुत रुचि थी। ठीक है बच्चों, यानी आप इससे क्या समझ सकते हो, तो मुगलों ने सिर्फ इमारत नहीं बनाई बल्कि कला के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया, समझे, हर चीज उन्होंने की। इसी के लिए उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आइए देखते हैं मुख्य तथ्य, क्या प्रमुख तथ्य थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बोनस फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी, सुंदरता के कारण उपलब्धि मिली थी इनको। ठीक है, नूरजहां सुंदरता, इनकी सुंदरता इतनी अच्छी थी कि इतनी खतरनाक थी कि इनको नूरजहां बोलने लगा। मकबरा जो था, ठीक है, बादशाहों का कब्र के ऊपर बना स्मारक, यानी हमने बताया था ना मकबरा क्या होता है, तो जो कब्र होती है बादशाहों राजा महाराजाओं की कब्र होती है, ठीक है, रानी लोगों की, तो उसकी कब्र के ऊपर जो कोई अगर बिल्डिंग बन जाए या कोई महल बन जाए या स्मारक बन जाए तो उसी को मकबरा कहते हैं। ठीक है, कोहिनूर किसमें लगा था, मयूर सिंहासन में लगा था। ठीक है, जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा था। ठीक है, जिसको चोरी करके ले गया था। फिर आता है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक थी, समझे, स्वामी दयानंद की प्रसिद्ध पुस्तक थी। फिर आता बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने, अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। कौन बनवाया, अकबर ने। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो ये था आपका कुछ फैक्ट्स। तो आशा करता हूं बच्चों आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई जी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना 5 क्लास और बची होगी। 5 क्लास में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे, इतिहास हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग और आगे चीजें पढ़ेंगे एसएसटी की। ठीक है, अब बाद में हम फिर से आपका मैराथन भी करेंगे, आपका शॉर्ट्स नोट्स वाला भी काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को क्वेश्चंस को देखेंगे, हर चीज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली। मुगल कालीन की सारी चीजें हमने पढ़ी कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक थी, कलात्मक क्या था और आर्थिक योगदान क्या था। ठीक है, तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमने देखा सम्राट होता था सबसे ऊपर, और उसके अंदर जो थे वकील या वजीर थे, ये प्राइम मिनिस्टर की तरह थे। ठीक है, सबसे बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी जो था यही था। फिर उसके बाद था मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था, सेना का प्रधान होता था। ठीक है, फिर आता था दीवान। दीवान क्या था, ये फाइनेंशियल मैटर देखता था। ठीक है, वित्तीय फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हो उसको, शाही कोष वगैरह सारा चीज इसी के बाद रहता था। फिर आता आमिल। आमिल का काम क्या करता था, ये टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, कर लेता था, वसूलता था किसानों से। मुख्य काजी कौन थे, तो सर्वोच्च जो न्याय जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस सर्वोच्च, वो मुख्य काजी थे, चीफ काजी। ठीक है, मुगल कालीन सामाजिक जीवन हमने पढ़ा, उसमें क्या था, 3 भागों में बांटा गया था सामाजिक जीवन को। आपका उच्च क्लास, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया था इनको। एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ जी हाँ बच्चों, तो उच्च वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया। प्रचलित प्रथाएं हमने देख ली, जैसे पर्दा प्रथा, ठीक है, औरतों को पर्दे में रहना। सती प्रथा, ठीक है, लड़की होती है तो उसको जला दिया जाता, मार दिया जाता। ठीक है, बहु विवाह हो गया, जौहर हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्रथाएं में आ गई। मनोरंजन में वो क्या खेलते थे, पोलो खेलते थे, शिकार करते थे, पशुओं का युद्ध करते थे। विवाह परंपरा, 1 से ज्यादा, 4 शादियां, 4 पत्नियां। ठीक है, फिर आर्थिक व्यवस्था हमने देखी, इकोनॉमिक लाइफ वो भी अच्छी खासी थी। ठीक है, कृषि का मुख्य उनका वो था, साधन था। अब पैसे के लिए मुख्य आय का साधन क्या था, कृषि था। गेहूं, राइस, चावल, गन्ना, ये सारी चीजें होती थी। उद्योग भी इंडस्ट्रीज थे, कॉटन की और रेशमी की। इधर से एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। ठीक है, व्यापार कई देशों से होता था, बर्मा, जावा, यूरोप, एशिया के कई सारे देश। निर्यात किया जाता था लोहा को, तांबा को, संगमरमर को, लाल पत्थर को। ठीक है, बंदरगाह थे लाहौर, सूरत, खंबात, कालीकोट और कोचीन में। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा मुगल कालीन साहित्य जीवन यानी लिटरेरी लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या था, 4-5 लैंग्वेज थी, फारसी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। हुमायूंनामा बना गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन ने। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा, अब्दुल फजल ने। फिर रस गंगाधर और
गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ ने लिखा था। शाहजहां के राज कवि थे ये। तो गोल्डन एज कहा जाता है साहित्य का, ठीक है, ये मुगल कालीन जो एज था। फिर मुगल कालीन में आर्ट में हम देखा, आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में क्या था, ये भी गोल्डन एज था, क्योंकि इसमें ताजमहल बना, दीवाने खास बना, दीवाने आम बनी, मोती मस्जिद, लाल किला, नागीना मस्जिद, कई सारी इमारतें बनाया गया, ठीक है। चित्रकला में अकबर चित्रकला का विशेष विकास हुआ उस समय, ठीक है। कई सारे उसमें वो थे, जहांगीर को भी चित्रकला बहुत पसंद था। संगीत में तानसेन थे उनके पास, है कि नहीं। बाबर और हुमायूं को भी संगीत पसंद था, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सारी चीजें रिवीजन, ठीक है। अब हम लोग चलो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। तो सम्राट सर्वोच्च और निरंकुश शासक होता था, समझे। सम्राट जो था, बादशाह जो होता था, वो सबसे सर्वोच्च होता था, सबसे ऊपर होता था। केंद्रीय अधिकारी में वकील, वजीर, मीर बख्शी, दीवान, आमिल, काजी शामिल थे, समझे। ये सारे केंद्रीय अधिकारी थे, सेंट्रल मिनिस्टर्स जिसको कह सकते हैं, ठीक है। समाज 3 वर्गों में बटा था। सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी, सामाजिक प्रथाएं जो होती थी वो प्रचलित थी। कृषि, वस्त्र उद्योग और विदेशी व्यापार प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी, ठीक है। कृषि, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा, रेशम, कॉटन, ठीक है। विदेशी व्यापार यानी बिजनेस, जो ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो सारी चीज प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी। फारसी, हिंदी, उर्दू में रचनात्मक साहित्य का विकास हुआ। स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, चित्रकला और संगीत में अद्भुत प्रगति हुई, ठीक है। प्रमुख स्मारक कौन कौन से थे, ताजमहल, बुलंदखंड दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सारी चीजें आपके प्रमुख स्मारक थे। समझ में आया बच्चों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। कल हम लोग पढ़ेंगे मराठा शक्ति का जो अब अभ्युदय हुआ, ठीक है। तो ये रहे आपकी क्लास आज की कौन सी क्लास थी, आज की थी सामाजिक विज्ञान की क्लास 6, समझे बच्चों। तो दोस्तों ये थी आपकी मुगल कालीन योगदान की पूरी कहानी आपकी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी जो है वो बहुत मजेदार लगी होगी। आपने अगर कुछ नया सीखा है तो लाइक कर दें, ठीक है। मुगलों ने भारत को एक ऐसी चीज दी जो आज भी हमें विरासत का हिस्सा है, समझे। ये सारी चीजें आपकी विरासत की हिस्सा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबा दिया करें। हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और शाम की क्लासेस 4 बजे वाली जो होगी सामाजिक विज्ञान की, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।